बनाइएगा। एक मिनट नहीं सर, वो हो जाएगा, इसमें जाएगा। बोलिए। गेहूं से आटे का मतलब क्या है? गेहूं को पिसो और आटा, यही तो होता है ना। हाँ। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। यानी पहली स्टेज, सेकंड, फर्स्ट एंड लास्ट, ये हमारा शॉर्टकट। आरसीएम शॉर्टकट नहीं करती, आरसीएम इस प्रोसेस से होके आटा बनता है। ये प्रोसेस क्या है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। गेहूं में दो प्रकार की इम्प्योरिटी होती है, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी का मतलब गेहूं के पौधे के साथ में जो कोई ये इम्प्योरिटी आ जाती है। कच्चे गेहूँ जिनको थोते गेहूँ बोलते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक गेहूँ होते हैं। इस प्रोसेस में कोई गेहूँ टूट जाता है तो, और इसकी बाली की हश्क, इसके बाद में आती है नॉन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, जिसमें कंकर, पत्थर, मिट्टी ये आती है। इस प्रोसेस में एक जो मडबोल होती है, गेहूँ के पौधे के जड़ों के साथ में आ जाती है मिट्टी की डली, जिस खेत से जो मिट्टी की डली आ जाती है वो इस प्रोसेस से नहीं निकल पाती है। उसका कारण ये होता है कि जो मडबोल की जो डेंसिटी होती है वो गेहूँ के बराबर होती है। तो मशीनें डेंसिटी पे चलती है, मशीनें उसको एक्सेप्ट कर लेती है गेहूँ समझ के। और डेंसिटी में चेंज होने का कारण ये होता है कि मडबोल के अंदर हल्की सी एयर रहती है, एयर होने की वजह से उसकी डेंसिटी गेहूँ के बराबर हो जाती है। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी आपको थोड़ा साइंटिफिक वो आपको मैं बाद में समझा देता हूँ। तो उस कारण से मशीनें उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अब उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसको रिमूव करने का एक ही तरीका है कि मडबोल की डस्ट को, उसका स्ट्रक्चर चेंज करें। यानी उस गेहूँ को रब किया जाता है, रब करने के बाद मडबोल की डस्ट अलग से निकाल ली जाती है और गेहूँ आपका अलग हो गया। परंतु गेहूँ के बीच में एक डीप लाइन होती है, गहरी लाइन देखी होगी, गेहूँ का शेप होता है। उस गहरी लाइन में जो मडबोल की जो डस्ट होती है वो आके चिपक जाती है। तो वो मशीनों से साफ नहीं होती है, तो उसके लिए गेहूँ को एक नीडिल मशीन में डालते हैं। नीडिल मशीन में जब गेहूँ रोटेट होता है तो नीडिल के कॉन्टेक्ट में जब भी ये आता है, इसकी डीप लाइन साफ हो जाती है। हाँ, तो ये साफ होके स्क्रैच होके ये निकल जाता है। अब दोनों का कलर डिफरेंस इसी बात का है, ये मडबोल की डस्ट का कलर है और ये वो स्क्रैच का, तो इसलिए इसका गेहूँ आपका पूरी तरह से साफ हो गया। लेकिन गेहूँ आपका स्टोर कहाँ था? मंडियों में था, वेयर हाउस में, गोडाउन में, किसान के घर पे, व्यापारी के घर पे, कोई लोकर में थोड़ी पड़ा था क्या, है ना? तो वहाँ पे किसी ने चूहों की चौकीदारी की क्या? नहीं। तो चूहे ने अपनी गंदगी कहाँ फैलाई? गेहूँ में फैलाई। कोई पक्षी आए, यहाँ से दाना उठाए, इसी पे बीट कर गया, गंदगी उसी में रह गया। कोई पल्लेदार गया बोरी उठाने के लिए, तो जूते पहन के जाएगा, जूते खोल के जाएगा, तो बिखरे हुए गेहूँ पे पैर देगा वो। तो गली मोहल्ले की गंदगी जूतों में और जूते की गंदगी गेहूँ में। मंडियों में बड़े बड़े ढेर होते हैं, रात को चौकीदार सो जाता हो तो उस ढेर पे कुत्ते बिल्ली घूमते हैं, बहुत सारे जानवर, है ना? आपको बुरा तो लगेगा लेकिन वास्तविकता है। तो कुत्ते बिल्ली अपनी गंदगी कहाँ फैलाएंगे? गेहूं पे। इसकी साफ करने की कोई मशीन नहीं, इस गंदगी को साफ करने की कोई मशीन नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन है, पानी। तो गेहूँ को पानी से धोया जाता है और गंदे पानी को ड्रेन कर दिया जाता है। हमारे पास साफ सुथरा गेहूँ तैयार हो गया पिसने के लिए। हम इसको 8 घंटे तक स्टोर कर देते हैं। 8 घंटे स्टोर करने के बाद में ग्राइंडिंग मशीन में डालते हैं। ये ग्राइंडिंग मशीन का बॉटम है और ये है टॉप फिक्स रहता है और बॉटम रोटेट होता है। इसी के बीच में गेहूँ आता है और इसका आटा बनता है। ये जो होल नज़र आ रहा है, यहाँ से गेहूँ और एयर, हवा दोनों आती है और यहाँ से आटा और हवा वापस बाहर निकलती है। जब गेहूँ के साथ में एयर आएगी और आटे के साथ में एयर बाहर निकलेगी तो आपका कोल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यानी ठंडी विधि से आपका आटा बनना तैयार हो गया। इस हवा के कारण से न तो पत्थर गर्म होगा न आटा गर्म होगा, यानी आटे में कोई न्यूट्रिशन लॉस नहीं होगा और आपको रूम टेम्परेचर पे आपका आटा मिल जाएगा। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है कि आपने कोई गलती तो नहीं की आपने गलती कर दी, आपने गलती की। ये देखिए आप, ये पत्थर है, इसमें छोटे छोटे खड्डे नजर आ रहे हैं, वो भी घिस रहा है, ये भी घिस रहा है। तो इसकी घिसावट कहाँ जा रही है? आटे में। तो उसको वापस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमने इतनी सफाई की और आटे में क्या डाला? पत्थर। तो वापस इस स्टोन की नेचर पे आ जाइए। ये जो स्टोन बना हुआ है एक सैंड से बना हुआ है, सैंड रेत का बना हुआ है। रेत कौन सी? जिस रेत में आयरन की कंटेंट है, जिस रेत में थोड़ा सा लोह तत्व है, उसी रेत को हमने काम लिया। क्योंकि जब आयरन में यदि लोह तत्व है तो इसकी डस्ट में भी लोहा होगा, लोह गुण होगा, हाँ होगा। तो उस डस्ट को हम निकालने का सबसे अच्छा तरीका है मैग्नेट। तो यहाँ से जो आटा निकलता है हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है बताऊँ आपको। ये मेरे पास छोटा सा मैग्नेट है, मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ मैं। ये मैंने इसको कपड़े की कवर में कर दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। यहाँ से जब हवा के प्रेशर से आटा जाएगा तो आटा पाइप में जाएगा, तो आटा घूमता हुआ जाएगा, आटे का एक एक पार्टिकल घूमता हुआ जाएगा। तो यहाँ से होकर आटा निकलेगा, तो इसकी डस्ट भी आटे के साथ में है, तो मैग्नेट क्या करेगा? चिपक जाएगा, इसकी डस्ट को
पार्ट तो मैग्नेट ने इसको पकड़ लिया, इसको स्विच कर दिया। क्यों किया देखो, मैं इसमें घुमा रहा हूँ इसको, साफ है, इसमें मैग्नेट है, इसमें लौह तत्व है, पकड़ लिया तो बिल्कुल शुद्ध आटा हुआ। हाँ नहीं आटे जैसा ही है, आपको ऐसा आटे जैसा ही बारीक ऐसे ऐसे इसको फील करने से महसूस हाँ हो रहा हाँ है। बिल्कुल। ये जो इसकी पत्थर की किस्म ये है, इसका डस्ट है। तो ये हम सब खा रहे हैं। हाँ जी सर, बोलते हैं कि क्यों आरसीएम का आटा घर में यूज करना चाहिए। आज क्लियर हुआ। आज के लिए रियली बताया तो 6-7 साल में हमको आज पूरा क्लियर हुआ। मुझे मतलब 6-7 साल के बाद क्लियर हुआ। हम मिक्स करके यूज करते थे अपना घर का गेहूं और आरसीएम का दोनों मिक्स करके रिच फाइबर युक्त आटा है, और ये पूरी रिच फाइबर युक्त आटा है इसमें कहीं भी फाइबर नहीं निकाला गया। और फॉलिक एसिड की भी मात्रा सबसे ज्यादा है, फॉलिक एसिड ज्यादा है क्योंकि जर्मिनेशन की प्रक्रिया के बाद इसको पिसाई की जाती है। कितने घंटे के लिए? 8 घंटे के लिए पानी में इसको अलग अलग टेम्परेचर 8 घंटे, सर्दियों में 10 से 12 घंटे पानी में फुलाया जाता है, 8 घंटे नहीं, उसको धोने के बाद उसको रख दिया जाता है। तो वो जैसे एक बार पानी लगने के बाद वो गेहूँ ऑटोमेटिक जर्मिनेशन करेगा, जर्मिनेशन ऑटोमेटिक। उसको पानी में नहीं रखते 8 घंटे, पानी में मुश्किल से 2 से 5 सेकंड पानी में रहता है। भींगा हुआ गेहूं को हम रखते हैं 8 से 12 घंटे के बीच, धुला हुआ गेहूं, धुला हुआ गेहूं। जब वो जर्मिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है तब उसको फिर सुखा करके पिसाया जाता है। फॉलिक एसिड की मात्रा उसमें ज्यादा पाई जाती है। चलिए धन्यवाद। जय आरसीएम।